फ्रेंड्स, मैं हूं अमन जैन, आप सबका फ्रेंड, एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग फॉर अकाउंटिंग वाइवा, अकाउंटेंसी वाइवा। हम इस वीडियो में वैसी सारी चीज कुछ डिस्कस कर लेंगे जो हमारे अकाउंटिंग वाइवा में पूछा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट है। वीडियो में बने रहना एंड तक, और इम्पोर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो शुरुआत करते हैं। पहली बात करते हैं शुरुआत में लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशन होती है। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, मतलब हमें इसमें बहुत सारी चीजें एस्टिमेट करनी पड़ती है, मतलब अनुमान लगानी पड़ती है। कभी कभी हम डेप्रिसिएशन को भी एस्टिमेट कर लेते हैं, कभी प्रोविजन एस्टिमेट करते हैं एंड एक्सेट्रा। अब बात करते हैं दूसरे लिमिटेशन की। अकाउंटिंग हमारे क्वालिटेटिव नेचर को इग्नोर कर देता है। हमारा स्टाफ कैसा है, हमारा मैनेजमेंट कैसा है, हमारी स्किल्स क्या है, ये सब जर्नल लेजर कैश बुक में नहीं शो होता है। तीसरी चीज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? मैनिपुलेशन, मतलब हम अपने जो हमारा हमेशा प्रॉफिट हुआ है, नेट लॉस हुआ है, ये सब हम उसको घटा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। किस लिए? फेयर पोजीशन के लिए, अपनी एक अच्छी पोजीशन के लिए। हमारा अगर हमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसे बोलते हैं मैनिपुलेशन। तो ये भी एक लिमिटेशन है अकाउंटेंसी की, अकाउंटिंग की। अब बात करते हैं एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड गेन। छोटा सा होगा, ये सेकंड चैप्टर का पार्ट है। तो एसेट क्या होता है? एसेट तीन टाइप के होते हैं, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट। नॉन करेंट एसेट क्या होता है? नॉन करेंट एसेट वो एसेट जो हम सेल के लिए नहीं लाते हैं, और ऐसे एसेट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी कंपनी में, हमारी फर्म में ग्रोथ हो, बड़ा हो फर्म, और हम किसी एक अनदर प्रोजेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें फिक्स्ड एसेट भी आ जाता है। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? फिक्स्ड एसेट मतलब भी जो हम रिसेल के लिए नहीं लाए, मतलब खरीद के बेचने के लिए नहीं लाए, वो ऐसे एसेट होते हैं जो हमारी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। अब इसमें भी दो टाइप के एसेट आ जाते हैं, टेंजिबल एसेट, नॉन टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस होता है, जैसे कि हमारी बिल्डिंग, हमारे प्लांट मशीनरी। बट नॉन टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट में क्या होता है? जो हमारी गुडविल है, हमारा पेटेंट है, हमारी ब्रांड वैल्यू है, इसको हम छू नहीं सकते, इसलिए इसमें फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। अब करेंट एसेट क्या होता है? जो मतलब हम खरीद के बेचने के लिए लाए हो, उसे हम बोल देंगे जो भी हम धंधा करते हो वो सब। और फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट मतलब कि ऐसा हमने जो खरीदा है, ऐसी चीज जो हमें बहुत सालों तक काम करे, ये हो गया। फिर अब लायबिलिटी में क्या होता है? लायबिलिटी मतलब नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। इसमें भी दो चीजें आ जाती है, छोटा सा पार्ट है। नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब हम लायबिलिटी मतलब तो बोझ होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब हम उसको 12 महीने के बाद पे करने वाले हैं, 1 साल तक हम उसको पे नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? हमारा बैंक लोन। अब नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या जाएगा? जिसको हम 12 महीने के अंदर रीपे कर दे, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स हो गए, ट्रेड क्रेडिट में जो हमने लोन लिया है वो हो गया। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंस में। तो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम एकदम भाई भाई है, बट काम एक से है। तो एक्सपेंडिचर उस चीज के लिए होता है जैसे खरीदने के लिए, हमने परचेज किया, हमने कोई बड़ी मशीनरी खरीदी, तो हम उसे बोल देंगे एक्सपेंडिचर। बट एक्सपेंस में क्या हो गया? हमने सैलरी पे कर दी, हमने रेंट पे कर दिया, हमने वेज पे कर दी, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस। मतलब जो हम पे कर रहे हैं अपनी सर्विसेज के लिए, उसे हम बोल देंगे एक्सपेंसेस। बट जो हम खरीदने के लिए पे करते हैं उसे हम बोल देंगे एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं? डिस्काउंट भी 3 टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रीबेट। ट्रेड डिस्काउंट तब मिलता है जब हम बहुत ज्यादा बल्क में सामान ले, मतलब रिटेलर, अगर हम मान लो अपने दुकान, अपने घर के बगल वाले दुकान के पास गए और एक कुरकुरे का पैकेट दे दो तो 5 रुपए का ही देगा। बट अगर हम होलसेलर के पास गए, हमने बोलिए कि बहुत बड़ा डिब्बा और बहुत बड़े कार्टून में कुरकुरे का पैकेट दे दो, पूरा कुरकुरे का पैकेट भर के, तो उसमें वो हमें डिस्काउंट देगा, उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट क्या? मान लीजिए हम गए कपड़े खरीदने, उसने 600 रुपए उसका दाम बताया, हमने उसे 600 रुपए दिया, बोला भैया कम लगा लो थोड़ा सा, तो हमने कैश दिया ना, उसको तुरंत कैश मिल गया, तो उस पे उसने थोड़ा सा डिस्काउंट दे दिया, उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब रिबेट क्या होता है? मान लो हम किसी दुकान में गए, हमें कोई चीज पसंद आ गई है,
बट वो हल्की सी उसमें स्क्रैच है, खराब है, फिर क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट हमें पसंद है, तो दुकानदार उसको थोड़े से कम प्राइस में दे देगा, क्योंकि वो तो धंधा करने बैठा है, उसको तो हर चीज बेचनी है। तो ये होता है रिबेट। अब प्रॉफिट और गेन में अंतर क्या होता है? प्रॉफिट मतलब जो चीज हम बेच रहे हैं, मान लो हमारा धंधा है कि कपड़े बेच, हम जो कपड़े बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो उसको रेवेन्यू मिल रहा है, वो हमारा प्रॉफिट हो गया। बट हमारा काम मशीनरी बेचना तो नहीं है ना, हमारा काम काउंटर बेचना तो नहीं है ना, हमारी दुकान है कपड़े की, हमने उसका काउंटर उठा के बेच दिया, तो जो उससे पैसा मिला उसको गेन बोलेंगे। मतलब जो काम हमारा नहीं है बट हमने उसको कर दिया और उससे जो इनकम आ रही है उसे बोलेंगे गेन। यहाँ पे ये सेकंड लेसन लगभग खत्म है। यही पूछा जाता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें थोड़ा सा और इसमें लिखा नहीं है, बैड डेब्ट क्या होते हैं। मतलब हमने जिनको उधार में सामान दिया है उन्होंने आज तक हमें पैसा नहीं दिया, भाग गए दुबई, तो बोल देंगे बैड डेब्ट। और इनसॉल्वेंट और सॉल्वेंट कौन होता है? सॉल्वेंट मतलब जो हमें पैसा पे कर पाए, हमने किसी को उधार में पैसा दिया, उसने हमें पैसा पे करने की क्षमता बताई, सॉल्वेंट। नहीं कर पाएगा उसे इनसॉल्वेंट। खत्म सेकंड चैप्टर। बात करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर 4 की बात हो रही है यहाँ पे। चैप्टर 3 में सिर्फ फुल फॉर्म है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आ जाते हैं दो चीजें, एक्रुअल बेसिस, कैश बेसिस। कैश बेसिस की बात कर लेते हैं। जो आपके घर के पास पानवाड़ी होगा, मतलब जो पान वान बनाता है वो तो रहता अनपढ़ ही है ना, तो मान लो उसने पान बेचा, आपको दिया 10 रुपए का, और 10 रुपए उसने नोट कर लिया अपनी कॉपी में कि 10 रुपए की सेल हो गई, ठीक है। बट हम वो हो गया कैश बेसिस, बट हम ना होशियार है ना, हम तो हम एक्रुअल बेसिस में क्या लिखेंगे, हमने पान दिया तब हमारे पास 10 रुपए आए, उसे बोलते हैं एक्रुअल बेसिस। यहाँ पे बोथ एंट्री मतलब दोनों ड्यूअल एस्पेक्ट एंट्री हो रही है। ड्यूअल एस्पेक्ट एंट्री अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देखेंगे। मतलब कुछ चीज जा रही है तो कुछ चीज आ रही है, क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट भी हो रहा है, यही। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक्रुअल बेसिस को हम बोल देंगे, ये हमारी 2013 में कंपनी एक्ट ने भी कहा था कि एक्रुअल बेसिस कंपलसरी है। कैश बेसिस तो छोटी मोटी दुकान वाले कर सकते हैं। अब एक्रुअल बेसिस में प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करना बहुत अच्छा लगता है, बट कैश बेसिस में प्रॉफिट लॉस डिटरमाइन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। 4 चैप्टर भी खत्म, एक्रुअल बेसिस, कैश बेसिस था बस, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन में एक बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे अकाउंटेंसी में। जैसे कि हम बात करें कि अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब हमने कैश के साथ अपना बिजनेस चालू किया, तो अगर हमने कैश लगाया तो हमारी कैपिटल भी तो बढ़ेगी ना। तो हमने 1 लाख रुपए से चालू किया, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैश में भी पुट करेंगे, कैपिटल में भी पुट करेंगे। अब हमने गुड्स खरीदे, ये अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें, यहाँ पे ड्यूअल एस्पेक्ट चल रहा है, हमने 4 में पढ़ा। हमने परचेज किया, कोई गुड्स खरीदे तो हमने परचेज पैसे से किया होगा ना, तो हमारे पैसे यहाँ से जा रहे हैं और गुड्स इधर आ रहे हैं, तो पैसे गए एसेट से, गुड्स आए एसेट में, तो कुछ तो जाएगा कुछ आएगा, वही है क्रेडिट एंड कैश। अब इसमें तो हमारे सर लोग होते हैं ना, वो दिमाग लगा के ये पूछ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा, हम उसकी एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैपिटल से ही माइनस करते हैं, कैपिटल में ही प्लस कर देते हैं, मतलब नल, कुछ भी नहीं बचा, नील हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी कैसा होता है, सेम ट्रीट करते हैं, कैपिटल से ही माइनस कर देंगे, कैपिटल में ही प्लस कर देंगे। यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन तक हो गया, सांस फूल रही है। अब बात करते हैं OSPEAIUI। कौन सी अंग्रेजी बोल दी, एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। OS मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, P मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस, AI मतलब एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। बात करते हैं जल्दी से हम, इधर था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब हमारे यहाँ जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, हमने उसे 1 महीने का काम तो करा लिया बट उसको सैलरी नहीं दी अभी तक, तो वो हो गई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और हमारे लिए बोझ हो गया कि हमने किसी का पैसा रखा है, अभी तक उसको नहीं दिया है। अब बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब हमने उसको पहले ही एम्प्लॉय को पहले ही सैलरी दे दी 2 महीने की, वह जी ले अपनी जिंदगी, 2 महीने की सैलरी दे दी, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एसेट, मतलब फ्यूचर में भी हमारे लिए काम करेगा। यार सॉरी, एसेट की डेफिनेशन बताना भूल गया था। एसेट मतलब होता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो यही होती है डेफिनेशन। पर्सनल अकाउंट में
में क्या आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में बैंक आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, ड्राइंग आ जाएगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब आ जाएगा। रियल अकाउंट में क्या आ जाएगा, हमारा कैश आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, मशीनरी आ जाएगा, प्रॉपर्टी आ जाएगा, ये सब लैंड बिल्डिंग मतलब। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, बचा क्या, सेल, परचेज, बैड डेब्ट और इंटरेस्ट, ये सब बचा। इसमें जरा चैप्टर 6 में रूल एक बार वो दोहरा लेते हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब जो गिवर है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, जिसने रिसीव किया उसको हम डेबिट कर लेंगे। दूसरा रूल है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मतलब जो हमारे पास आ रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे, जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तीसरा रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द रेवेन्यूज एंड इनकम, मतलब जो हमारे एक्सपेंसेस उसको हम डेबिट करेंगे और जो हमारे रेवेन्यूज इनकम है जो भी हमें मिल रहा है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। चैप्टर 6 खत्म है यार। अब वाउचर, ये चैप्टर 7 में है। वाउचर मतलब क्या होता है, हमारे जो भी हमारी डील हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका एक एविडेंस बोलते हैं, उसको वाउचर होता है। वाउचर होता है, वाउचर में क्या क्या आ जाता है, कैश मेमो, इनवॉइस, पे इन स्लिप, चेक, बस खत्म। कैश मेमो मतलब हम मॉल चले गए और हमने कुछ सामान खरीदा, हमने बिल बनवाया, हमने कैश दे के बनवाया ना, तो वो जो बिल देगा उसे हम कैश मेमो बोल देंगे। बट हम पास वाली दुकान में हमने बहुत सारा सामान खरीदा, उसे बोल दिया कि भैया बाद में पैसे दे देंगे, मतलब क्रेडिट में सामान खरीदा है, तो वो जो हमें बिल देगा उसे हम इनवॉइस बोलते हैं। पे इन स्लिप क्या होता है, पे इन स्लिप मतलब हम बैंक गए, एक चिट्ठी रहती है, तो आजकल नियम बदल गया है यार, तो चिट्ठी रहती है उसमें लिख देना पड़ता है कि हमें कितना कितना पैसे करना है। अलग अलग बैंक की, रिस्पेक्टिव बैंक की अलग अलग वैसे पेपर होते हैं। पे इन स्लिप हो गया। चेक मतलब तो आप सब जानते ही हैं, उनका नाम, खाता, डेट, सब लिखना पड़ता है, अमाउंट लिखना पड़ता है, लास्ट में ओनली जरूर लगाना पड़ता है। वाउचर चैप्टर 7 भी खत्म यार। जर्नल की डेफिनेशन जरा जान लेते हैं। जर्नल क्या है, वो ओरिजिनल बुक है किसकी, एंट्रीज की, हमारे ट्रांजैक्शन की, और ये किसके अंतर्गत आ जाता है, रिकॉर्डिंग के। हम यहाँ पे अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही कर रहे हैं, अभी पोस्ट नहीं कर रहे हैं। पोस्टिंग मतलब लेजर आ जाएगा। और जर्नल में हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, मतलब कि एकदम अरेंजिंग ऑर्डर में अरेंज करके अच्छे से। अब जर्नल में बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, हम जरा सा इसको रब करके यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ तो क्या, अगर हमारे घर पूछते हैं कि कैश बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो हम ये एंट्री लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और 2 में कैपिटल आ जाएगा। वैसे तो इतनी सरल एंट्री पूछते हैं सर। अब जरा सा हम इसके कुछ एग्जाम्पल बेसिक बात कर लें। परचेज आएगा हमारे डेबिट में, सेल आएगा हमारे क्रेडिट में, बैड डेब्ट आएगा हमारे किसमें, डेबिट में आएगा, और बैड डेब्ट रिकवर्ड हमारे क्रेडिट में आएगा। अब एक और चीज, हमें सर ये पूछ सकते हैं कि अगर हमने सेल करी किसमें, क्रेडिट में करी, तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए हमने सेल करी मोहन को, उसने पैसे नहीं दिए, बाद में पैसे देगा, हम एंट्री करेंगे मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ये होगी। और अगर पैसे दे की करी तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, अगर बैंक में करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ा सा अलग टाइप की एंट्री में। थोड़ा सा इसमें आ जाता है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैंपल, चैरिटी, ये सब। तो हम इसमें, वैसे तो हमने अभी डिस्कस किया कि परचेज की एंट्री, परचेज हमेशा डेबिट में होता है, पर जो अभी एस्पेक्ट आ जाएगा उसमें परचेज क्रेडिट में होगा, क्योंकि परचेज आएगा, परचेज 2 में आ जाएगा, और हम इधर लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, इधर जो भी रेस्पेक्टिव वैल्यू होगी वो लिख देंगे। तो परचेज कुछ मतलब कंडीशन में क्रेडिट में भी आ जाता है, बाकी परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में आएगा, सेल रिटर्न हमेशा डेबिट में आएगा, क्योंकि सेल क्रेडिट में रहती तो उसका उल्टा सेल रिटर्न वो हमेशा डेबिट में आएगा। परचेज डेबिट होता है, उसका उल्टा परचेज रिटर्न सब क्रेडिट में आ जाएगा। अब ये एंट्री हो गई। और हाँ, अगर हमें चेक मिल रहा है और हमने सेम डे उसको डिपॉजिट नहीं किया, इसकी एंट्री होगी चेक इन हैंड, उसको हम चेक इन हैंड ही लिखेंगे। जर्नल भी छोटे छोटे से मैं निपटा दिया, है बहुत बड़ा चैप्टर है यार, इतनी वीडियो में नहीं निपटा सकते हैं। अब हाँ, जरा सा लेजर को समझ लेते हैं, इसकी पोस्टिंग समझ लेते हैं, ठीक है। हमने बनाया कैश अकाउंट ना, कैश
अकाउंट, अभी हम लेजर की बात कर रहे हैं। ये आ गया ना, ये आ गया डेबिट, आ गया क्रेडिट। तो इसके 2 में कैपिटल है ना, तो 2 कैपिटल। अब अगर हम कैपिटल अकाउंट बनाए, कैपिटल अकाउंट गाते गाते बनाएंगे CRDR, तो इसके ऊपर तो कैश है ना, तो बाया कैश इधर आएगा। पोस्टिंग में हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर हम कैश अकाउंट बना रहे, मतलब हम जो भी अकाउंट बना रहे हैं उसके नीचे अगर 2 है तो हम इधर डेबिट साइड में 2 लिख देंगे। अगर हम जो भी अकाउंट बना रहे हैं उसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब जो भी चीज लिखी है तो हम उसके बाय ऐसे बाय करके लिख देंगे क्रेडिट साइड में। तो लेजर की पोस्टिंग सिंपल इतनी सी है, सिर्फ पोस्टिंग का खेल है, बस खत्म बात। ये पोस्टिंग में आ जाता है, रिकॉर्डिंग में आ जाता है। अब बात करें जरा ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस में सारा कुछ आ जाएगा, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। तो परचेज डेबिट होगा, सेल क्रेडिट होगा, हमारे जो प्रीमाइसेस है, प्रॉपर्टीज है, वो क्या होंगी, डेबिट होंगी। अगर हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो वो होगा हमारा क्रेडिट, और डेबिट होगा। और इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि वो हमारी इनकम है। और हमारी जो कैपिटल होगी वो हमेशा क्रेडिट में आएगी, हमारी जो सेल होगी वो हमेशा क्रेडिट में आएगी। और बैंक जो होगा वो क्या एसेट में आएगा, मतलब सॉरी डेबिट में आएगा। कैश जो होगा वो हमेशा डेबिट में आएगा। ये सब बात हमने कर ली। हाँ, एक और चीज, डिस्काउंट रिसीव जो होता है, डिस्काउंट रिसीव हमने रिसीव किया, वो हमारे लिए रेवेन्यू होगा, तो हमेशा क्रेडिट में आएगा। और जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया, हमने दे दिया, वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो हमेशा डेबिट में आएगा। ये था ट्रायल बैलेंस का थोड़ा सा ऊपर से। अब आता है कैश बुक। कैश बुक में क्या होता है, डबल कॉलम कैश बुक। इसमें सिर्फ कैश की बात होती है, कैश आ रहा है तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। कैश और बैंक की बात करते हैं, मतलब कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, सिर्फ कैश से हमें मतलब, किसी से दुनियादारी से मतलब ही नहीं रखना है, ठीक है। तो हम इसमें कैश में रिकॉर्ड करते हैं। अब इसमें एक चीज होती है कॉन्ट्रा एंट्री, वो हमारे रिस्पेक्टिव टीचर पूछ लेते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जो दोनों साइड हमारी कैश बुक के इफेक्ट दे, इधर से जाएगा, इधर से आएगा, इधर से जाएगा, इधर आएगा, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और उसके लेजर फोलियो में हम C का साइन बना देते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री खत्म। अदर पर्पस बुक, इसका उल्टा, कैश में हमें सिर्फ कैश बुक में हमें कैश से मतलब था, बट इसमें हमें क्रेडिट से मतलब है। अदर पर्पस बुक में परचेज बुक आ जाती है, सेल बुक आ जाती है, परचेज रिटर्न बुक आ जाती है, सेल रिटर्न बुक आ जाती है। हाँ, तो कैसे करेंगे? अगर हमने किसी से परचेज किया सामान, पैसा नहीं दिया है, तो हम उसको परचेज बुक में लिख लेंगे। हमने सामान फिर से परचेज किया, पैसा नहीं दिया, परचेज बुक में लिख लिया। पर पैसा दिया है, अगर ट्रांजैक्शन लिखा है, तो हम उसको परचेज बुक में नहीं लिखेंगे। यहाँ सारे ट्रांजैक्शन क्रेडिट के हो तभी हम उसको मेंशन करेंगे। अदर पर्पस बुक की कहानी है, कैश बुक में कैश, इधर क्रेडिट, ये थोड़ी ऐसी है। बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। डेप्रिसिएशन भी बहुत बड़ा चैप्टर है यार, छोटे से समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन में 2 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को निकालने के, SLM और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। SLM में क्या होता है, जरा सा एक बार यहाँ पे समझते हैं। SLM मतलब मान लीजिए हमने 10,000 का 10% निकाल रहे हैं, कितना आ रहा है यार, 1,000 आएगा। उसके बाद वैल्यू बची ना 9,000। अब हम जो वैल्यू निकालेंगे ना, फिर से वो 10,000 से निकालेंगे, फिर 8,000 बचेगी ना। बट ऐसा WDV में नहीं होता है, ये थोड़ा सा चालाक है। WDV में क्या होगा, WDV अगर हमने 10,000 का 10% निकाला है तो 9,000 आ गया। अब फिर से 10% निकालेंगे तो 9,000 का निकालेंगे, 10,000 का नहीं निकालेंगे। ये हो गया WDV, ये पूछते हैं हमारे रिस्पेक्टिव टीचर। अब बात करते हैं BRF की। BRF भी बहुत बड़ा चैप्टर है, सिंपल में समझ लेते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था रूल कि जो हमें मिल रहा है उसे हम डेबिट कर देंगे, मतलब जो हमारे एक्सपेंस होंगे हम उसको डेबिट कर देंगे, जो हमारे रेवेन्यू होंगे उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे डेबिट और क्रेडिट, हमें अगर कैश मिलेगा तो हम क्या लिखेंगे, कहाँ से मिला कैश? मोहन ने कैश दिया ना, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन।
तो हमारा कैश तो डेबिट में आएगा ना, कैश डेबिट में आ गया। बट अगर हम उसी चीज को बैंक में करेंगे ना तो बैंक अपनी भाषा में उसको क्रेडिट कर देता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट। तो हमारी भाषा में जो चीज डेबिट है बैंक की भाषा में वो चीज क्रेडिट है, हमारी भाषा में जो चीज क्रेडिट है बैंक की भाषा में वो चीज डेबिट है। मतलब हमारे अकाउंट से पैसे गए तो बैंक बोल देता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिट, मतलब डिडक्ट, जो भी बोल देंगे यार, मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं है हम। और प्रोविजन एंड रिजर्व, प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन हम लॉस कह सकते हैं, सिंपली लॉस कह सकते हैं। रिजर्व मतलब वैसे सारे पैसे जो हमने कुछ प्रोजेक्ट करके बचा लिए हो और वो अनदर फ्यूचर प्लान्स में काम करें। अब इसमें रिजर्व में भी एक चीज आ जाती है सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व मतलब हमारे जेब में जो पैसे पड़े हैं हमने उसको गुल्लक में डाल दिए, गुल्लक में डाल दिया मतलब वो सीक्रेट हो गए, अब खर्च नहीं होने वाले। खर्च तभी होंगे गुल्लक ऐसे छोड़ के फेंक देंगे और टूट जाएगी, तभी उसको बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। अब यह देता है कभी कभी क्रिएटिंग रिजर्व। हमें क्रिएटिंग रिजर्व बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हम बहुत सारी चीजें कर देते हैं, हमारे डेप्रिसिएशन को कम दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन को ज्यादा दिखाते हैं, ये सब अलग अलग चीजें आ जाती हैं। देन अब है मेन टॉपिक ना, प्रोविजन एंड रिजर्व उतना ज्यादा वेटेज का है नहीं, ये सब पूछा जाएगा। वाउचर, पर्सनल अकाउंट। अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की। इसको अच्छे से एक बार रब कर लेते हैं जरा। हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम वो सारी चीजें करेंगे जैसे कि हमारा परचेज सेल, इसको ऐसे मान लेते हैं ना डेबिट, इसको क्रेडिट। डेबिट में क्या आ जाएगा, हम परचेज रिटर्न PRRET स्मॉल में लिख देते, परचेज रिटर्न इधर से माइनस कर देंगे, सेल रिटर्न इधर से माइनस कर देंगे। अब जो वेजेस होंगी हमने दी, वेजेस भी इधर आ जाएगा, वेजेस क्लोजिंग स्टॉक इधर आ जाएगा और इधर क्या आएगा, कैरेज इन वार्ड। कैरेज इन वार्ड इतना ही होता है ट्रेडिंग अकाउंट, थोड़ा ज्यादा और भी अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ, शायद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मैं भूल गया, वो भी आ जाएगा, वो डेबिट में आएगा। देन अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ये थोड़ा सा बड़ा अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपली हमें अपना जो गोल्डन रूल्स है उसका तीसरा रूल्स को पकड़ के चलना है। जो चीज एक्सपेंस हो रही है उसको हम डेबिट करेंगे, जो चीज हमारे रेवेन्यू हो रही है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। सिंपली हमने रेंट पे करा तो रेंट, सैलरी पे करी सैलरी, ठीक है, और इंटरेस्ट पे किया इंटरेस्ट, पेड, और बहुत सारी चीजें होती है। और अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा, और क्या आएगा इधर, इधर आ जाएगा, और क्या आएगा, इंटरेस्ट रिसीव आ जाएगा, इंट RECEIVT यही आता है ना। सारे लॉसेस इधर आ जाएंगे, सारे रेवेन्यू इधर आ जाएंगे। तो अब ठीक है बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट मैनेज होना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस शीट की बात कर लें, बैलेंस शीट में लायबिलिटी इधर होती है। हमने अकाउंटिंग के क्वेश्चन में लायबिलिटी इधर पढ़ा था, पर लायबिलिटी इधर होती है बैलेंस शीट में, और एसेट इधर होता है। अब लायबिलिटी में तो आपको सारा सब कुछ पता ही है, कैपिटल से ड्राइंग माइनस हो जाएगी, DRAWING ड्राइंग माइनस हो जाएगी, क्रेडिटर्स इधर आ जाएंगे, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल इधर, बिल पेबल इधर आ जाएगा, बिल पेबल अब इधर क्या आ जाएगा, बैंक, कैश एट बैंक, कैश एट हैंड इधर आ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दो जगह एंट्री करता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और एसेट में क्लोजिंग स्टॉक। तो यार हमारा ये मार्च खत्म हुआ, हम पैदल चल के आए ना यार, फर्स्ट लेसन से 19 लेसन में 20 मिनट में। इतना लंबा मार्च कभी देखा है आपने? नहीं देखा हो कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मेरी सांस फूल रही है, मिलते हैं अगली वीडियो में।